नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर इरादे नेक हों तो राहें खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। यही साबित करती हैं हमारी आज की मेहमान, जिन्होंने कोरोना की मुश्किल घड़ी में बुजुर्गों के लिए एक रसोई शुरू की, बुजुर्गों की रसोई, जो आज न केवल एक रसोई है बल्कि उन सभी बुजुर्गों के लिए उम्मीद की थाली भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमनप्रीत कौर जी की। आज रमन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। जी मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो एनजीओ है जी MKCT जी, तो इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि हमें ये पता है कि ये आपकी माता जी के नाम पे है। हाँ। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि आप इसकी फाउंडर मेंबर भी हैं। मैम, MKCT जो है वो मनबीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट है। मनबीर कौर मेरे माता जी का नाम था, और क्योंकि वो भी एक दिव्यांग थी तो बस एक उनकी जो शुरुआती जो उनका जीवन रहा वो हम लोग ने बहुत अच्छे से उसको पास से उस चीज़ को हमने महसूस किया, उनके दर्द को महसूस किया। लेकिन कहते ना, ईश्वर ऐसे लोगों को ना एक अंदर से एक शक्ति पावर देता है कि वो दूसरे को महसूस नहीं होने देते। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हम भाई बच्चे हैं, वो माँ हैं, तो हम लोग देखते थे अक्सर कि भी क्या उनको कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं आना जाना है। सबसे ज़्यादा जो एक उनके साथ होती थी, उनका आर्टिफिशियल पैर था मम्मी का भी, उसी से ही चलती थी वो। तो कहीं जाते थे ना तो लोग कई बार ना ऐसे दिखते थे कि अरे, मतलब एक जैसे हाँ, वो कहते हैं ना बेचारा सा करके, अरे इनका पैर। लेकिन मम्मी कहती थी कि नहीं भाई, मैं भी इन लोगों के आम लोग की तरह हूँ, मैं आराम से बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ। लेकिन किसी कोई अरे बहुत बेचारा करके ऐसे से उनको मतलब वो होता था। लेकिन वो चीज़ें हम लोग को भी बड़ी लगती थी, क्योंकि मैंने कई बार देखा कि जो काम हम नहीं कर सकते थे वो कर जाती थी। बिल्कुल। तो वो उनके इरादे बहुत अच्छे थे, हर समय हर किसी के लिए बहुत पॉजिटिव रहना। कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए ऐसा सोचा ही नहीं कि अरे ये काम नहीं हो पाएगा। नहीं, पॉजिटिव रहो, हर चीज़ सब कुछ अपने आप होगी। खुद सच्चे रहो, अच्छा काम करोगे, ऊपर वाला हमेशा साथ देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी लाइफ में देखी। इस समय जब मेरी शादी के बाद हमने एक, क्योंकि कई 10-12 साल हो गए मेरे को समाज सेवा करते हुए, एक जगह आके मेरे को थोड़ा सा एहसास हुआ कि मैं अपने नाम से कर रही हूँ, लेकिन कहीं एक संस्था का नाम ज़रूर चाहिए। बिल्कुल चाहिए मैम। अब जब नाम चाहिए तो क्योंकि मेरी प्रेरणा ही मेरी माँ है। बिल्कुल। तो फिर यही रहा कि भी मेरी मदर के नाम से ही ये रहेगा। सबसे पहला मेरा कार्यक्रम मनबीर कौर सम्मान के उसमें ही हुआ था, उनके नाम से ही हमने एक सम्मान का एक समारोह रखा था। बस वो वहीं से एक शुरुआत हुई। तब मैं वही नाम, बस वो आगे चला, उसी नाम से हमारा ट्रस्ट बना, मम्मी के नाम से ही। अब क्योंकि जब भी मैं कोई काम करती हूँ, कोई शुरुआत करती हूँ, तो वो नाम ही मम्मी का आता है सबसे पहले, मनबीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट। तो अपने आप ही भावनाएं आ जाती है, मैं जिस काम को मैं कर रही हूँ सबसे पहले तो वो सक्सेसफुल हो और सच्ची भावना से हो रहा है, तो उसमें किसी भी तरह की रुकावट ना हो। बिल्कुल। आपकी माता जी का जो नाम है ना मैम, वो आपके लिए आशीर्वाद है, इसीलिए वो कामों में जो भी मतलब रुकावटें होती है वो हट जाती हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो मैम का आशीर्वाद हो तो वो सबसे बड़ा मेरे को उसी दिन मिल गया था, जिस दिन मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आई कि मैंने अपनी संस्था का नाम ही अपनी मदर के नाम से रखना है। ये बहुत बड़ी बात है। उसका आज के टाइम पे क्या हुआ है कि कई लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते हैं कि रमनप्रीत कौर है, वो नाम मेरे को ही बोलेंगे, मनबीर करके ही मुझे बोलते हैं। तो एक बार से जब वो किसी के मुंह से मैं अपनी मदर का नाम सुनती हूँ ना, मनबीर कौर, तो मेरे को ना एकदम से मम्मी का ध्यान आ जाता है। फिर मुझे, लेकिन वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कहीं ना कहीं आज भी मेरे नाम, मेरी माँ के नाम से मेरे को, हाँ, कहीं ना कहीं है मेरे पास। बिल्कुल, उनका जो नाम है वो समाज में है, लोग उन्हें जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, बात कर रहे थे बुजुर्गों की रसोई की। हाँ, ये जो बुजुर्गों की रसोई है, ये कैसे शुरुआत हुई थी और इसमें कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? मैम, बुजुर्गों की रसोई जो थी ये हमारी कोविड के समय शुरू हुई। जिस समय कोविड था, हमने हमारा एक जैसे
आज के समय देखिए सबसे मेन प्रॉब्लम समस्या जो है हमारे परिवारों में आ गई। पहले जब ये संयुक्त परिवार होते थे तब ये आश्रम नहीं होते थे, बिल्कुल सही। तब वृद्ध आश्रम नहीं होते थे, क्योंकि परिवार ही इतने बड़े होते थे कि कोई हमें दिक्कत का सामना ही नहीं होता था। सब बच्चे, सारा परिवार एक साथ होता था। अब जैसे जैसे, क्योंकि ये इसका कारण हम खुद हैं, जैसे जैसे हमने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि बेटा आर पार इसी जगह पे तो रह के आपका कुछ नहीं भविष्य बन सकता, आप बाहर जाओ, आप विदेश जाओ। हमने खुद अपने बच्चों को हमसे अपने से अलग कर दिया। जब हमारे बच्चे अलग हो गए, बाहर चले गए, तो अब वो बच्चा अपना भविष्य देखेगा कि या हमें देखेगा? बिल्कुल सही। तो जब वो बच्चे बाहर चले गए, पीछे तो माँ बाप रह गए। अब जिस समय उनको एक सहारे की जरूरत होती है, 50 के बाद बच्चे चले गए, सेटल हो गए, इस समय पिता का भी कंधा झुकता है थोड़ा कि भैया मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे सहारे की जरूरत है। तब तो बच्चा चला गया, कोई है नहीं। वो चीजें कोविड के समय उन लोगों ने बहुत फेस करी हैं जी, जिस चीज को हमने एहसास किया। क्योंकि जब ये समय चल रहा था, इतनी मुश्किल समय था, हर कोई ने, माँ बाप ने बच्चों के लिए अपना सपने किया, लेकिन वो माँ बाप अपना नहीं देख पाए, अपनी देखभाल कैसे करते। उस समय तो घर से बाहर कोई निकल ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल सही है। तो वो समय ऐसा था कि मैंने जब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन वो बुजुर्ग इंसान वो क्या करेगा। कई बार ऐसा होता था कि हमारी कुछ जानने वाले थे, कभी रात को उनका सोने से पहले कभी हालचाल जानना चाहा कि अंकल आप लोग क्या, आंटी कैसे हैं, आप कैसे हैं? कि हाँ बेटा ठीक हूँ। कुछ खाया? नहीं बेटा अभी बाहर ही नहीं जा पाए, लेकर कौन आता, आंटी की तबीयत ऐसी थी, बस चाय रस पी ली, दूध रस खा लिया, ब्रेड खा ली। मतलब वो कारण ये था कि भाई जब कोई बनाने वाला नहीं, वो सोएंगे कैसे? आप सोचो, मतलब ये इंसान खा के, ब्रेड खा के किसी का क्या होगा शरीर का? बिल्कुल सही बात है। और उस समय पे तो कुछ ना कुछ हमारी एज ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ हमें बीमारियां लग जाती हैं, एज है ऐसी। वो बस वो था टाइम कि हमने वो जो रसोई की एक शुरुआत की थी, उस समय पे तो सबके लिए टिफिन बने। लेकिन जब ये सब चीज़ें थम गई, कोविड ख़त्म हुआ, ज़्यादातर सब ये किचन्स बंद हो गई थी उस समय, लेकिन मेरा मानना था कि मैं इसको बंद नहीं करूँगी। मैं सोचती थी कि ठीक है, जिस जगह मैं रह रही हूँ, जहाँ पर मेरे आसपास अगर कोई बुजुर्ग हैं, मानो 5 घर ही ऐसे हैं, अगर मैं उनकी सेवा कर लेती हूँ तो मैं संतुष्ट हूँ। मुझे और कुछ नहीं करना। मुझे ऐसे लगा उस समय कि एक मेरे को ना राह मिल गई है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वो राह जो है वो निरंतर आगे बढ़ती रही, वो निरंतर बढ़ती रही। आपका जो ये रसोई वाला जो प्लान है, अभी हम जैसे देख रहे थे और हमें जानकारी जितनी है, आपका सीमा द्वार हो गया और प्रेम नगर, दोनों जगह आपकी रसोइयाँ चलती हैं। तो मैडम आपकी जो थाली है, इस महंगाई के जमाने में जी आप 20 रुपए थाली के हिसाब से खाना देते हैं बुजुर्गों के लिए, प्लस आप होम डिलीवरी भी कराते हैं। ये दोनों चीजें आप करते हैं। तो मैडम आपने खाना बनाने के लिए किसी को रखा भी है। तो मैडम कैसे मैनेज करते हैं आप ये सारी चीजें? इसके लिए जो धन संग्रह है वो कैसे हो पाता है? ऐसा कौन सा सोर्स है? वो सोर्स मेरे सदस्य हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं और जिनको मेरे पे इतना विश्वास है कि कभी कहीं जब ज़रूरत पड़ती है, जिस समय रसोई में कुछ भी राशन ख़त्म होता है, तो मैं अपने सदस्यों से इस चीज़ को बता देती हूँ कि भाई अभी आटा ख़त्म होने वाला है, राशन ख़त्म होने वाला है। और बस वह मेरे लिखने का ही होता है समय, वो इमीडिएट उसी टाइम कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन उनका आ जाता है। मैम नहीं आप इसको कंटिन्यू करो, आटा ख़त्म हो गया, मेरी तरफ से यहाँ डाल दो, अब राशन डालो, कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ा सहयोग तो मेरे सदस्य हैं, और हमारे जो सचिव है मेरे कुंवरदीप सिंह हैं, मेरे भाई हैं, तो उनका सबसे बड़ा सहयोग उनका रहता है। देखिए आज के टाइम पे अगर मैंने किसी से खाना में जिनको मैंने रखा है वो फ्री में तो नहीं करेंगे, ये भावना हमारी है, लेकिन जो बना रहा है उसने अपना परिवार चलाना है। जब हमने इसको शुरू किया तो मैंने ऐसी महिलाओं को रखा इसमें जो घर से थोड़ा सा अपने उस समय डाउन चल रहे थे। वो एक मतलब विडो लेडी हैं, तो मेरे को भी लगा वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन कुछ भी उनका सोर्स ऑफ अर्निंग थी नहीं। तो एक माध्यम था कि मैंने कहा ठीक है मैं आपको राशन देती हूँ, आप घर ही रहो, सिर्फ यहाँ घर रह के खाना बनाओ, और जो बना रहे हो आप अपना भी उसी में ही बनाओ, आपको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है।
तो कहने लगे, वो बहुत खुश हुई लेडी कि ये खाना, नहीं नहीं ठीक है दीदी जैसे बोलोगे। और वो उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। तो बस वो उनको अपना भी, उनका थोड़ा सा जो 2 पैसे बनने थे उनके बने, बाकी उनका बेटा है वो भी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्योंकि संस्था है, संस्था के द्वारा खाली हमारा बुजुर्गों का नहीं, बच्चों की किसी की फीस हो गई, बच्चों की ड्रेसेस हो गई, बहुत सारी चीज़ों पे काम करते जी हैं। बिल्कुल। आप इलाज, जो मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि अगर आपको रात में कोई फोन कर दे कि ये इलाज है, बल्कि एक बच्चे के इलाज के, क्या घटना हुई थी मैम वो जिस बच्चे के इलाज की आप बात बता रहे थे कि? हाँ मैम, वो बच्चा था कि हमारी एक सदस्य गई हुई थी अमृतसर। तो वहाँ पे जैसे कुछ एक थी कोई लेडी, एक बच्चे को लेकर आई, कुछ मांग रही थी। तो उस बच्चे का कुछ होंठ कटे हुए थे। तो उसने पूछा उससे कि क्या हो गया ये? कहने लगी मैम ये बाय बर्थ है, जन्म से ही है। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करके ठीक होगा, लेकिन 1 साल के बाद अगर हुआ तो ये ऑपरेशन भी नहीं होगा। उसके एक तो ना वो खा पाएगा ना वो बोल पाएगा। तो जो सदस्य थी हमारी, तो उसने थोड़ा दिलासा दिया कि नहीं आप चिंता नहीं करो। अब वो उनका नंबर ले आई, फ़ोन नंबर, मैं मैडम से बात करूंगी, अपने एनजीओ में बात करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो जब उन्होंने मुझसे ये बात कही, मेरे को ये नहीं पता था कि वो देहरादून का पेशेंट नहीं है, वो बाहर का था। और जब नेक्स्ट डे उसने मुझसे बोला कि मैम आप ऐसे ऐसे काम है, ये बच्चा है। तो मैंने कहा अच्छा मेरी बात कराओ, कहाँ से है ये? मैम वो तो अमृतसर से। अरे मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई तू एक बार बता, वहाँ तो मेरा कोई दूर दूर तक फिलहाल तो जानने वाला है नहीं, तो हम उस बच्चे की कैसे देखभाल करेंगे, हम करेंगे क्या? तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर उसके मन में था कि नहीं हमने करना है, नहीं आप कुछ ना कुछ कर लोगे। फिर किसी के थ्रू बात हुई, वहाँ पे गुरुद्वारा है हमारे अमृतसर साहब गुरुद्वारे के साथ ही कोई ट्रस्ट है जहाँ पे फ्री ऑपरेशन होते हैं जी। उनसे बात हुई, उन्होंने बुलाया उस बच्चे को और 2 दिन बाद का उनको अपॉइंटमेंट मिल गया। अरे वाह। और जब वो हुआ फिर उसकी मदर ने, मैं अपनी एक मीटिंग में थी, वहाँ से उन्होंने एक वीडियो कॉल किया कि दीदी ऑपरेशन हो गया, कि देखो मेरे बच्चा, देखो वो माँ इतनी खुश थी, मैं उनकी खुशी में आज तक भूल नहीं पाती हूँ। देखो वो फेस दिखाया कि आप इस मेरे बच्चे की शक्ल देखो कि दीदी कितनी सुंदर हो गई है, क्योंकि उसका तो वोट नहीं था, ना बोल पा रहा था। अच्छा उसके बाद ही उन्होंने एक और बच्चे की फेस दिखाया कि बेटा तू भी अपनी शक्ल दिखा। तो मैंने कहा नहीं मैंने तो एक ही बच्चे के लिए बात करी थी, ये दूसरा कौन है? नहीं मेरा बड़ा बच्चा है। अच्छा। तो मतलब कि वो चीज तो मुझे भी नहीं पता थी कि मैं तो एक की बात करी थी, यहाँ तो दोनों के ऑपरेशन हो गए। और लेकिन उसकी मदर जो थी वो इतनी खुश कि ना मैं, देखो ना मैं उसे जानती थी ना वो मुझे जानती थी, कोई ना कोई ऊपर वाला ना कहीं से कुछ ऐसे संबंध बना के भेज देता है कि उसका काम होना ही था। उसके माध्यम आप किसके, बस एक माध्यम बना दिया। जी बिल्कुल, बस ऐसे ही। जी मैम, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके साथ होती हैं। बिहार से भी हैं, एक लुधियाना से भी हमारे साथ में ही थे, वो तो बल्कि हमारे साथ ही जुड़ गए। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, पेसमेकर, तो वो लगा। लेकिन अब माने कि जिस दिन वो ऑपरेशन हो गया, आईसीयू में थे अंकल, नर्स साइन करवाने के लिए आई थी कि मैम आप इनके साथ है ना, आपको वो पेपर्स पे साइन करने हैं। मैंने कहा करवा लो। आप साइन करने थे कि आप कौन लगते हैं इनके? मैंने कहा मैं तो कोई नहीं लगती। तो वो नर्सेज जो थी, वो स्टाफ, वो भी हैरान हो गया देख के कि नहीं ऐसे कैसे, तो ये हार्ट का ऑपरेशन कौन करवा देगा ऐसे? मैंने कहा भाई हमारा एनजीओ है, एनजीओ के थ्रू हमें अंकल से बात हुई, किसी ने मिलाया, उनका ऑपरेशन हुआ, तो इसी तरह से ये सही हो गए। तो नहीं पर यहाँ पे कुछ तो लिखना। मैंने कहा बेटी लिख दो ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात। मैंने कहा भाई बेटी वो मेरे पिता की तरह ही तो है। वो बस वो उसके बाद आईसीयू में रहे अंकल 2-3 दिन, लुधियाना चले गए, फिर स्पेशल मेरे को मिलने भी आए देहरादून। अब वो कहते हैं कि मैं जिस दिन मेरे यहाँ से अपनी नौकरी ख़त्म करूँगा, मैं देहरादून आप लोगों के पास आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को मतलब मेरे से मैं अपनी बेटी की रूप में ही देखते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि भाई बहुत अलग, बाहर से अगर कोई, मेरे को लगता है कि वो ऊपर वाले ने भेज दिया तो अब उनका काम उसने ही नहीं करवाना है, हम कौन होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि हम करने वाले कोई नहीं, हम केवल माध्यम है बस। जी मैडम, आपकी जो थाली है, हाँ जी, आप 20 रुपए थाली के हिसाब से आप बुजुर्गों के लिए देती हैं। जी। लेकिन जो जरूरतमंद है और जिनके पास पैसे भी नहीं है, आप उन्हें फ्री में भी प्रोवाइड कराते हैं।
तो ये सब कितने लोग हैं जो वर्तमान में आपके इस रसोई से जुड़े हुए हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रहता है आपका? मैम जो हमारे बुजुर्ग हैं, देखो सबसे बड़ी बात कि इसकी ज़रूरत किसको पड़ेगी? जिसके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है ही नहीं। बिल्कुल। जिनके पास जो गवर्नमेंट जॉब से थे, जिनके पास पेंशन आ रही है, वो तो परेशान है ही नहीं है ना। वो तो मेड लगा लेगा, घर में कुछ ना कुछ करेगा, नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से अपना लंच लगवा सकता है। लेकिन हमारा खाना किन के लिए है? जिनकी कोई पेंशन ही नहीं है, जिसने कभी नौकरी सरकारी, हर किसी की थोड़ी सरकारी नौकरी थी, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिसका कुछ भी कोई पेंशन वाला का आप लगाइए ना, तो जो गवर्नमेंट वाला भी सबको मिलती है, जो वृद्धा पेंशन होती है। अब उसमें अब वृद्ध इंसान के आप दवाइयों के भी पैसे निकालोगे, खाने का भी निकालोगे, और उनकी कुछ ना कुछ खर्चे कहाँ से वो खाने का निकाल पाएगा? 1500 रुपये मिलते हैं, उसमें से मैं बोलूँगी कि आप मेरे को 1120 रुपये आप मुझे खाने के दे दो, तो वो मेरी आत्मा नहीं मानेगी, क्योंकि मेरा बिजनेस ही नहीं है। मैं तो पहले बोलती हूँ कि ये मेरी सेवा है। बिल्कुल, आपका कहना है कि आप नौकरियां, ये आपके मतलब काम जो है बिजनेस नहीं है आपका, आप तो माता पिता की सेवा कर रही हैं। हाँ, ना? आपने होटल नहीं खोला है। मेरा होटल नहीं है। बिल्कुल सही। आपका ये मेरे को सिर्फ कहते हैं, मुझे सिर्फ एक कॉल कर दो, मेरे को सिर्फ बता दो कि ये वृद्ध इंसान यहाँ है भाई, इनको खाने की समस्या है, नहीं कर पा रहे हैं, बस ठीक है, हमारा मैं पहुंचाऊंगी, वो आगे जिम्मा मेरा है। मैम जैसे आप खाने के लिए तो आपने शुरुआत की है, हाँ जी। क्या कभी ऐसा कोई विचार आपके मन में आया, क्योंकि बहुत वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, आज अच्छे खासे पैसे कमाने वाले बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रख पा रहे हैं, किन्हीं भी कारणों से, ठीक है, उसके बाद में वृद्धाश्रमों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ। तो उसके विषय में क्या आपने भी कुछ इस तरह का प्लान आपका भी है कि इस तरह का कुछ खोलेंगे आप? हाँ, एक है प्लान, अब वो तो अब ईश्वर चाहेगा तो वो आगे, वो तो बहुत लंबा चौड़ा उसका प्लान है, लेकिन देखेंगे वो तो आने वाले समय में। फिलहाल उतना मेरे बस का था नहीं। ये तो अगर किसी ने मतलब किसी को मन में कभी हुआ कि किसी के सहयोग से अगर ये खुल गया तो तब की बात है, लेकिन अभी मैं सोचती हूँ कि जो हम कर रहे हैं, मेन कारण जो है खाने की समस्या, हम उसी को ही सॉल्व कर लें तो शायद वो हमें वृद्धाश्रम भी हमें ज़्यादा नहीं खोलने पड़ेंगे। पर खुल गया तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि खाली खाने की नहीं है, उनकी देखभाल भी है, स्वास्थ्य का है, तो अगर खुल गया तो वो तो बहुत अच्छा है, वो ईश्वर खुलवाएगा कभी खुलना हुआ तो। मैम अभी आप खाना खिलाने के अलावा जी दिव्यांगों के लिए अभी कृत्रिम जो अंग हैं, हाँ जी, उसकी भी शुरुआत करने जा रही हैं, उस कार्यक्रम को उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो मैम उसकी शुरुआत का कैसे बातचीत हुई, कैसे वो प्रोवाइड कराएंगी आप, क्या योजना है उसकी और कब से शुरू होगा ये कार्यक्रम? मैम उसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, क्योंकि ये मेरी संस्था पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ देहरादून में ये वाला कैंप लगा रही है। ज़्यादातर यहाँ पे कैंप लगते हैं, लेकिन वो दूसरे होते हैं, पेड होते हैं वो शायद। नहीं, वो भी निःशुल्क होते हैं मैम, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क है। ओके। जो मैं अब हम लोग लगवाएंगे, ये दूसरी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, और ये बहुत लाइट वेटेड है। ये लगा के आप स्पोर्ट्स कर सकता है बच्चा, जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, सब कुछ। और जो ये वाले पैर हैं, ये क्योंकि बाहर के हैं, और इसकी एक पैर की कॉस्ट ही 1 से 1.5 लाख है। लेकिन क्योंकि और स्टेट्स में ये लगा है, मैं चाहती थी कि भी हमारे उत्तराखंड में भी ये लगे, इसलिए इसकी शुरुआत की। दूसरा, काफ़ी समय से था ये मन में कि एक बार मदर के नाम से यहाँ पे जरूर एक बार आर्टिफिशियल लिम्स का एक कैंप लगाएंगे। अब एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर इसको मैं आगे करूँगी। और तो मैम ये सब निःशुल्क होगा? सब निःशुल्क होगा मैम, सब तो निःशुल्क कितने, किस हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आपने रखा था उसमें, कि किस तरह क्राइटेरिया कैसे डिवाइड करेंगे आप, कैसे डिफाइन करेंगे कि इसको देना चाहिए और इसको नहीं देना चाहिए? देखो मैम, हमने जब इसका एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था, एडवर्टाइजमेंट में केवल हमें क्या चाहिए था, एक आधार कार्ड, आपके 2 कॉन्टेक्ट नंबर, एक फोटो जिसमें आपका पता लगे कि आपका पैर कितनी आवश्यकता है, घुटने से ऊपर है या घुटने से नीचे है। हाँ ठीक है, कट बेसिकली। जी। अब उसमें क्या होता है कि जो इनका एक डिसेबिलिटी कार्ड बनता है, मैंने जब फोटो में देख लिया कि भी आपका इनका पैर नहीं है, तो सिंपल सी बात है ना कि इसको चाहिए, पैर की आवश्यकता है,
तो बस वही चीज़ थी। और इसमें केवल देहरादून के नहीं, मेरे पूरे उत्तराखंड के भाई बहन हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ओके। उत्तरकाशी से है, बरकोट से है, टिहरी से, ऋषिकेश, कोटद्वार, बहुत जगह से लोग आएंगे यहाँ पे और काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिलेगा जी। बाकी इसमें मैंने कोई आईडी नहीं रखी है, कुछ नहीं। कुछ जो चीज़ें मैं अपने सामने से देख सकती हूँ तो मैं उस पर विश्वास रखती हूँ। ये सरकारी नहीं है कि भी मेरे को उसका कोई आईडी देखनी है या कुछ ऐसी चीज़ है, नहीं। जिसको आवश्यकता है उसमें मैंने कोई अमीर गरीब वाला कोई वो नहीं रखा हुआ। जिसको आवश्यकता है वो आएंगे। मैम, आपका जो काम है, आपका एनजीओ बहुत सालों से काम कर रहा है और निरंतर काम कर रहा है, लेकिन आप मीडिया से और इन सब चीज़ों से एक दूरी बना के क्यों रखते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम जब आप इतना काम कर रहे हो, आप एक बार ना पॉलिटिकल लाइन में जाओ। ओके। किसी उसके लिए, पद के लिए आप नॉमिनेशन करो, अपना नाम भरो। वो कई बार लोग ऐसा, मैंने शुरुआत में देखा, कई लोगों ने ये सोचा कि मैं जो काम कर रही हूँ शायद इसलिए कर रही हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं कल कहीं नेता वेता बनना है या मुझे सरकारी राजनीतिक पद पे कोई कुछ लेना है, कुछ पद। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मीडिया, नेतागिरी, ये सब चीज़ें अगर मेरे मन में होती तो शायद आज जो मैं बुजुर्गों की रसोई मैंने खोली है ये ना खोलती। ये सब चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ। ठीक है, जो मैं काम कर रही हूँ मैं अपने मन से करती हूँ, निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ। इस वजह से मैं मीडिया से भी दूर रहती हूँ। और जो नेता हैं या आप कहिए कि जो राजनीति रही, उन सब चीज़ों से मैं अलग हूँ। मेरा उनसे कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं सोचती हूँ भगवान ने एक समाज सेवी जो मेरे अंदर वो भावना बना के मुझे भेजा है, मैं बस वहीं तक ठीक हूँ। आगे ईश्वर जाने। बिल्कुल, ईश्वर ने आज तक आपका साथ दिया है और आगे भी देगा। वो सही काम करने वाले का हमेशा साथ देता है। बस। मैम, अब जाते जाते जी हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि कई लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, आपकी जर्नी से प्रेरणा लेंगे, और जो वास्तव में जरूरतमंद हैं वो आप तक कैसे पहुंचे, उनको पहुंचने का रास्ता भी आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेन बात जो ये है कि जो हम बुजुर्गों की रसोई हम चला रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे सदस्य हैं जिनके 65 मेंबर्स। हाँ, 65 मेंबर्स हैं जिनके सहयोग से ये चलता है। कई बार वो चीज़ें भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अगर कोई हमसे सहयोग करना चाहता है, मनबीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता देती हूँ या नीचे स्क्रीन पे लिखा होगा, 8171633592। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, बिना सहयोग के तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो आपका थोड़ा बहुत होगा, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, जैसे आपको उचित लगेगा मेरे से आप जुड़ सकते हैं। और ज़रूरतमंदों के लिए आप सेवाएं कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, हर चीज़ का प्रावधान भगवान ने खुद दिया हुआ है। जब वो इतनी बड़ी रसोई चला रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो वो आगे भी करेगा। हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, हमारा यहाँ नहीं कि मैं जब रसोई में हमारे काम हो रहा है तो लोग वहाँ के खाते हैं। वो बुजुर्ग हैं जो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमने डिलीवरी बॉय रखे हुए हैं, घर तक खाना पहुंचता है उनके। और सीमा द्वार में खाना जो बन रहा है हमारा, सीमा द्वार से हमारा डालन वाला तक, धर्मपुर तक खाना जाता है। डिलीवरी बॉयज रखे हुए हैं। प्रेमनगर का खाना है, वो ठाकुरपुर साइड है, वो सारा एरिया वो वाला कवर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, जो पास के बुजुर्ग हैं वो आके ले लेते हैं खाना अपना, जो नहीं आ पाते उनको हम पहुंचाते हैं। बहुत बढ़िया मैम। तो आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि जब कोई इंसानियत को जिंदा रखते हुए या इंसानियत की खूबियों को जानते हुए अगर किसी काम को करता है तो उसकी इंसानियत जो है वो धर्म के रूप में निकलकर सामने आती है। या यूं कहें कि जैसे मनबीर कौर जी ने अपने जीवन को इस कदर जिया था, उनसे प्रेरणा पाकर उनकी बेटी रमनप्रीत कौर जी ने समाज के लिए निरंतर कार्य करने का प्रण लिया है। वो सिखाती हैं
कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जब आप ये प्रण ले लेते हैं कि माता पिता की सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। तो इसी तरह अन्य शख्सियतों के साथ हम पुनः आपसे भेंट करेंगे और नए एपिसोड में नई शख्सियतों को आपसे रूबरू करवाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।